स्टार्ट कर देता हूँ। आज पावर का इश्यू है थोड़ा सा, लेकिन स्क्रीन तो दिख ही जाएगा बढ़िया से। चलिए, जिनका हो जाए वो लोग हैंड रेज करेंगे। इंडिविजुअल फेस से फ्लक्स कितना बनेगा ये हमको निकालना है। ओके, किसी ने हैंड रेज किया है? हृदय शाह। ओके, बाकी लोग भी ट्राई करें। ओके, मल्टीपल लोग भी। श्रद्धा ने भी कर लिया, पार्थ ने भी कर ली, नहीं पार्थ, हाँ पार्थ कर लिया। ओके, पत्थर सांगोड़े, तनुश्री, गुड गुड, बढ़िया। देखिए, इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन आते हैं कि क्यूब के किसी कॉर्नर पर, किसी साइड पर हमारा एक चार्ज दिया हुआ है और हमको फ्लक्स निकालना है, तो जो डायरेक्ट मेथड है फ्लक्स निकालने का जो डायरेक्ट मेथड हमारे पास है, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इंटीग्रल। ये फेल कर जाएगा, फेल कर जाएगा नहीं बोलना सही नहीं है। ये आपको कैलकुलेट नहीं करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कैलकुलेट करना। फ्लक्स का तो ये हमेशा वैलिड है, लेकिन इस तरीके से अप्रोच हमारा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि हर फेज से इस चार्ज का डिस्टेंस पूरे फेज के हर एक पॉइंट से अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग होगा, तो हम डायरेक्टली इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑल्टरनेट तरीके जो है फ्लक्स निकालने के, वो हम लोग काम आते हैं। और उसमें एक तरीका जो हमने कल बताया था कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ये स्टेटमेंट पता नहीं कल हमने दिया था, लेकिन कल ही एक बच्चे का डाउट आ गया, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि अब इसको कैसे बताया जाए। कि एक पॉइंट चार्ज से जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकलती हैं या टर्मिनेट होती है, वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होती है। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, में फिर से इसको लिखता हूं, ओरिजिनेट स्लैश टर्मिनेट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमने इस बात को प्रूफ किया हुआ है। प्रूफ कैसे किया ये मैटर नहीं करता, कि हमने स्फेरिकल सरफेस बना के किया, कि हमने आलू जैसा शेप बना के किया, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि इतना होता है। अब किसी भी केस में एक पॉइंट चार्ज होगा तो उससे इतना फ्लक्स निकलेगा, और यहां पर भी एक पॉइंट चार्ज ही दिया हुआ है,
तो इस पॉइंट चार्ज से भी देखा जाए, ये जो पॉइंट चार्ज है, इससे भी इतना ही फ्लक्स निकलेगा। लेकिन ये इतना फ्लक्स सारा का सारा तो इसे पास करेगा नहीं। बहुत सिंपल सा बात है, कोई भी बोल सकता है कि सर ये सारे फ्लक्स इससे थोड़ा ना पास करेंगे। बढ़िया, सही बात है, ठीक है। बहुत सारे फ्लक्स बाहर से निकल जाएंगे, क्योंकि कॉर्नर पर चार्ज है, तो सारा लाइंस जो निकल रहा है थोड़ा ना क्यूब से पास करेगा। सही बात है भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको एक सिमेट्रिकल सिचुएशन में ढालते हैं। सिमेट्रिकल सिचुएशन में कैसे ढालेंगे? तो हम लोग 8 क्यूब का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा सोचो, 8 क्यूब का कॉम्बिनेशन। ऐसा हमने मेंटेन किया। जैसे देखो, यहाँ पर उसके आजू बाजू सब जगह एक एक क्यूब डाल दिया। अगर समझ पा रहे होगे तो ये डायग्राम तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन फिर भी 8 क्यूब हैं, तो 4 ऊपर 4 नीचे। और हमने उस क्यूब को ऐसा प्लेस किया और ऐसा अरेंजमेंट बनाया कि ये क्यूब जो है वो यहाँ आके बैठ गया। यहाँ बोलने का मतलब है कि ये जो क्यूब है, इसके लेफ्ट में, इसके सामने और इसके ऊपर, ऐसे करके हमने 8 क्यूब का एक कॉम्बिनेशन कर दिया। और एक क्यूब जो है वो जो चार्ज है वो उस कॉर्नर में हो गया। अब टोटल 8 क्यूब है, और ये जितना भी इससे लाइंस निकलेगा, अब ये हम गारंटी कर सकते हैं कि इससे जितनी भी लाइंस निकलेंगी वो इस 8 क्यूब से ही पास करेंगी, कहीं और से तो जा नहीं सकती। और सारे क्यूब का अरेंजमेंट जो है वो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्री का फायदा मिल रहा है अपने को। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, मतलब आपसे अगर बोला जाए कि फ्लक्स थ्रू एनी 1 क्यूब, फ्लक्स थ्रू एनी 1 क्यूब, तो इजीली तुम बोल सकते हो कि ये हो जाएगा 1/8। जितना भी टोटल हमारा फ्लक्स निकल रहा है इससे, तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जैसे कल हमने बताया था क्यूब में 6 फेसेस है, और टोटल फ्लक्स अगर क्यूब एप्सिलॉन नॉट, तो हर फेस से 1/6। वैसा ही ये 8 क्यूब है, और 8 क्यूब में डिवाइड हो रहा है टोटल फ्लक्स, तो इतना डिवाइड हो जाना चाहिए। अब कोई भी एक क्यूब ले, चाहे वो क्यूब हमने जो बनाया है उसको ले, या इस 8 में से कोई भी है, तो उसमें यही फ्लक्स बनेगा। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक एक फेज से बताना पड़ेगा कि कितने फ्लक्स हैं। ओके, मैं सबसे पहले, जिन लोगों ने आंसर किया है, कोई एक जिसका माइक काम कर रहा हो या फिर चैट में लिख के, तनुश्री बच्चे, आप बताइए ABCD फेज से कितना आपने आया है। अगर माइक काम कर रहा हो तो माइक से बता दो, नहीं तो चैट में लिख के बता दो। जो ABCD हमारा आया है फेज से फ्लक्स, वो कितना है? तनुश्री, 0। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंप्रेसिव। देखो, कोई भी फेज से फ्लक्स तब बनता है जब लाइंस उसको पेनिट्रेट करें, कट करके पास करें। ABCD जो फेस है, अगर तुम ध्यान से देखो, मैं थोड़ा फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं,
बहुत इत्मीनान से इसको समझना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी लाइन इस फेस को पेनिट्रेट करके पास नहीं करेगा। और सिर्फ ये एक फेस ऐसा नहीं है। अगर हम इमेजिन करें, हम तो ड्रॉ कितना भी कर लें, ड्रॉ करने से होगा नहीं, क्योंकि इतनी लाइंस निकल रही हैं कि सबको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे हम। द पॉइंट इज वी हैव टू इमेजिन, वी हैव टू थिंक कि हमारा जो फेस ए उस कॉर्नर को लेकर, जिस कॉर्नर पर ये चार्ज है, उस कॉर्नर को टच करने वाले तीन फेस हैं। अगर देखा जाए तो उस कॉर्नर को टच करने वाले तीन फेस हैं। कौन कौन से? तो हमारा ए बी सी डी है। दूसरा ए ई एफ बी, और ए बी एफ ई, ये वाला भी। और तीसरा ए ई एच डी, ए ई एच डी। हमने तीनों एक साथ ही लिख दिए हैं। वाह, क्या बात है! ये वो तीन फेस हैं जो उस चार्ज को टच कर रहे हैं, बाकी तीन उसके सामने हैं। ये तीन से फ्लक्स बनेगा ही नहीं, ये तीनों से फ्लक्स हो जाएगा जीरो, क्योंकि फ्लक्स के लिए एरिया को पेनिट्रेट करके पास होना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, और ये ऊपर से निकल जाएंगी, नीचे से निकल जाएंगी, कट नहीं करेंगे। और बाकी की जो तीन फेसेस बच गए, उससे लाइंस कट जरूर करेंगी, लेकिन अगेन अलग अलग जगह पर पॉइंट अलग अलग है, तो वहां पर सिमेट्री का फायदा हमको मिलेगा। और जो 1/8 इस पूरे क्यू से फ्लक्स बन रहा था, वो कायदे से यही तीन फेसेस से बनने वाला है। बोलने का मतलब है कि ये जो तीन फेसेस हमारे बच गए, ये वाला, ये एक फेस बच गया, ये एक फेस बच गया, ये एक फेस बच गया, ये तीन फेसेस जो बचे हैं, ये जो टोटल फ्लक्स हमारा क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट था, वो क्यू से पास हो रहा था और तीन से पास ही नहीं कर रहा। तो बाकी तीन जो है वो सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन में है। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1/3 ऑफ टोटल फ्लक्स जो पास कर रहा है इससे, दैट मीन्स 1/3 ऑफ 1/8 ऑफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिमिलरली ये भी वैसा ही होगा, तो 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये सारे 1/24 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाकी के तीन हो जाएंगे और पहला तीन जीरो। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। तो हर बार फ्लक्स निकालने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ई डॉट डी एस इंटीग्रल काम आएगा, वो भी काम आ सकता है, ऐसा नहीं है। वो तो जनरल तरीका है, प्रॉपर मेथड है, लेकिन और भी तरीके हैं। सिमेट्री का एडवांटेज मिल जाए तो वहां पर और क्या बात है। क्यू रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, विल सी। लेकिन एक क्वेश्चन जो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, और उस क्वेश्चन को अपन सबसे पहले भी डिस्कस करने के मूड में है, और वो है कि सपोज एक पॉइंट चार्ज ही है, ये एक पॉइंट चार्ज है। आज मैं आपको एक जनरल तरीके से बताऊंगा, और इसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी आपको आज नहीं तो कल बता दिया जाएगा। और यहाँ पर एक डिस्क सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ये एक डिस्क है। दैट इज अ डिस्क। इसका रेडियस हो सकता है लेट से आर, और ये यहां से इसका जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये ये ले सकते हैं हम लोग एल। और एक पॉइंट चार्ज है, और ये पूरा कंप्लीट डिस्क है, मतलब इस तरह से ये पूरा एक भरा हुआ डिस्क है। और आपसे पूछा जाए फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इस डिस्क से कितना फ्लक्स बनेगा, हमारे पास क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं, ये हमको बताना है।
इसके लिए हम देते हैं आपको 2 से 3 मिनट। प्रॉपर तरीके से ट्राई करना है, रट्टा मार फॉर्मूला नहीं यूज करना है। हाँ, अगर आज नहीं समझ आता है, आज ये लेंदी मेथड लगता है, क्योंकि देखो समझना एक अलग बात है और रिजल्ट याद होना अलग बात है। हर चीज को समझ लेंगे और रिजल्ट याद नहीं रखेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग एग्जाम बढ़ जाएगा। हमको समझना भी है और रिजल्ट भी याद रखना है, ताकि एग्जाम में टाइम रिड्यूस हो सके। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि सर ये तो मेरे को अच्छे समझ में आ गया, आप दीजिए हम इसको करके दिखा देंगे। बहुत अच्छी बात है, दैट इज वेरी गुड। बट करके दिखा देंगे ये एग्जाम में कैसे होगा? एग्जाम में तो हमारे पास लिमिटेड टाइम। अब भले ही तुम इसको करोगे लेकिन करने में समय तो लगेगा। इसलिए करना अभी है, लेकिन रिजल्ट परमानेंट याद रखना है। ये वाला केस ये होता है। अगर उसमें कोई चेंजेस हुआ तो हमको चूंकि करने आता है तो हम कर लेंगे उसको। इसलिए करने आना होना भी जरूरी है। लेकिन अगर कुछ देर के लिए, चलो मान लो नीट में हम ये मानते हैं कि इतने ज्यादा वेरिएशंस नहीं डाले जाते, तो अगर कुछ वेरिएशंस का बात नहीं हो तो तुमको फॉर्मूले भी याद रहे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। और फॉर्मूला भी याद नहीं है, तरीके भी नहीं याद हैं, तब कैसे काम चलेगा? और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इसको मैं कितना इंपॉर्टेंट बोलूँ आई डोंट नो, लेकिन तुम मान के चलो कि अगर एक क्वेश्चन फ्लक्स से तुमसे कोई पूछेगा तो यही पूछेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई कीजिए। इसका डायग्राम जैसा हमने बनाया है वैसा भी बना सकते थे। अ, और भी डायग्राम है इसके बन सकते हैं। जैसे हमने वो एक स्क्वायर फेस वाला डायग्राम बनाया था कि एक स्क्वायर फेस है, उसके सेंटर से कुछ दूरी पर, लेकिन यहाँ पर वो दूरी जो है वो एल से रिप्रेजेंट किया गया है, एल। और ये डिस्क का जो रेडियस है वो है आर। और यहाँ पर है वो पॉइंट चार्ज। कितना फ्लक्स बनेगा? तो ये भी एक डायग्राम हो सकता है ऐसा। डायग्राम का ओरिएंटेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अपने को थोड़ा सा फील आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। गुड। एक बच्चे ने हैंड रेस किया है, इसका मतलब बात बन रही है। किसने हैंड रेस किया है? हृदय। क्या बात है हृदय, यार तो दिन। नीरल हेड़ा, गुड गुड। श्रद्धा, गुड। देखिए 2-3 बच्चे कर लिए तो मुझे लगता है कि हमको इसको सॉल्व करना चाहिए। बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे हैं, यू नो। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन को करने में? प्रॉब्लम ये है कि इसको एक सिमेट्रिकल सिचुएशन में ढालने की अगर हम कोशिश भी करें तो शायद हम कर ना पाए। जैसे क्यूब वाले केस में किया था हमने, 6 फेसेस बना दिए थे। अब यहाँ पर कितने भी सर्कल लगा दो ये पूरा तो बंद होगा नहीं। मान लो एल डिस्टेंस पर तुमने सर्कल बना बना के और डिस्क बनाने शुरू कर दी, कितने डिस्क बनेंगे ये सब कैलकुलेशन, हालत खराब हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मल तरीके से ही करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मल तरीके से करने में बहुत सारी दिक्कतें हैं। बट उस दिक्कत को सॉल्व करना भी अपने को आना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी बात, ये जो क्यू चार्ज हमने बनाया है, ये छोटे वाले डायग्राम में देखो, बड़े वाले डायग्राम में भी दिखा सकते हैं लेकिन छोटे वाले डायग्राम देखो। इस पॉइंट चार्ज से हर पॉइंट ऑन द डिस्क अलग अलग डिस्टेंस पर है। मतलब कोई पॉइंट पेरीफेरी पर है, कोई पॉइंट यहाँ है, कोई पॉइंट इससे भी नजदीक है, तो डिस्टेंस जो है चार्ज से वो अलग अलग है। इसलिए पूरे डिस्क पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये दोनों सेम नहीं होंगे। ये पूरे एरिया पर वेरी कर रहे होंगे। जैसे मैं कुछ देर के लिए इस डिस्क को बिल्कुल फ्रंट डायग्राम से अगर दिखाऊं, फ्रंट से, तो ये हमारा बिल्कुल सामने से देखने पर ऐसा दिख जाएगा, ऐसा। डिस्क को सामने से देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा। और ये है पॉइंट चार्ज। अब मैंने कहा था कि ये ओपन एरिया है, तो ओपन एरिया का डायरेक्शन कैसा लेना होता है तो अपनी चॉइस है। अब ओपन एरिया का
डायरेक्शन हम ले लेंगे, ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हमारा एल है, ये एल है। तो अगर इस पॉइंट चार्ज से, ये पॉइंट चार्ज से अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी लाइन में ऐसे, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा है? एरिया वेक्टर तो हमेशा से टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, मैं टुवर्ड्स राइट ही ले रहा हूँ ताकि नेगेटिव साइन का झंझट ही खत्म हो जाए। ये हमारा एरिया वेक्टर है। तो ये जो एंगल है, और अगर यही हम ऊपर में थोड़ा और ऊपर ऐसा फील्ड ले, तो यहाँ पर फील्ड हो जाएगा ऐसा, और यहाँ पर एरिया वेक्टर हो जाएगा हमारा ऐसा। ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल सेम नहीं होंगे, तुम देख सकते हो। ये दोनों डिस्टेंसेस R1 R2 ये सेम नहीं है, तो दोनों दिक्कत है, एक डिस्टेंस का भी और दूसरा एंगल का भी। अब जब भी दो वेरिएबल की चीजें आती हैं तो हमको ऐसा कुछ करना होता है ताकि ये एक ही वेरिएबल में काउंट हो जाए। दो वेरिएबल के साथ डील करना हम लोग ऐसे जानते नहीं बहुत ज्यादा, तो कुछ ऐसा करेंगे ताकि ये दोनों वेरिएबल एक ही वेरिएबल के साथ इनका डील हो जाए। और क्या क्या बातें हैं समझने की, ये मैंने इसको एन वेक्टर, ये यूनिट, ये हमारा एरिया वेक्टर है। अगर हम इस डिस्क पर, ये मान लो ये डिस्टेंस अगर हमने कुछ देर के लिए ले लिया एक्स, सेंटर, ये सेंटर है डिस्क का, एक्स डिस्टेंस पर एक पूरा रिंग कंसीडर कर लिया, एक पूरा रिंग, मतलब यहां पर वो रिंग अगर सिमेट्रिकली देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। और इसकी थिकनेस ले ली डी एक्स, बहुत ही स्मॉल थिकनेस। ये तो क्लियर है कि ये जो रिंग लिया हमने एक्स रेडियस डी एक्स विड्थ का, ये हर पॉइंट ऑफ दिस रिंग इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द कैपिटल क्यू चार्ज। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर क्यू चार्ज से इस रिंग के हर पॉइंट के बारे में पूछा जाए तो डिस्टेंस बराबर होगा, इस बात से हम लोग एग्री कर सकते हैं। और डिस्टेंस अगर सेम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चाहे जो हो इस पूरे रिंग के लिए सेम रहेगा। दूसरी बात, डायरेक्शन का भी जहां तक इशू है, ये जो एंगल अल्फा, ये एंगल जो अल्फा है, अगर मैं इस पूरे रिंग पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल की बात करूं तो एंगल भी अल्फा ही रह जाएगा, और ये एंगल भी अल्फा ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स विड्थ का एक रिंग लिया, कंसीडर और एलिमेंटल ring of radius x and width dx, तो सबसे पहले तो इसका एरिया निकालना चाहिए, और ये सब चीजें हमने बहुत पहले की हुई हैं, अब इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना हमको। 2πx dx। इसके बाद क्या कर रहे हैं कि अब उस रिंग के किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको मैं अगर डी ई से डिनोट करूंगा, चलो ई से ही डिनोट करो, ई एट एनी पॉइंट ऑन द रिंग, तो के क्यू डिवाइड बाई, नो डाउट एल तो हमारा है ही, ये एल पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एक्स तो अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा दिख रहा है, तो जब हम फ्लक्स निकालेंगे डी फाई, तो ये होता है ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, और उसको टोटल इंटीग्रेशन में डालना पड़ेगा पूरा फ्लक्स निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो ई डॉट डी एस ही ले लो, इंटीग्रेशन में एक बार रुक जाओ, ई डॉट डी एस को ही पहले समझ लो। तो ई हमारा अब मिल चुका है, डी एस हमको मिल चुका है, वही डी ए है, और ये कॉस अल्फा, तो अब कॉस अल्फा वेरिएबल आ गया,
और हमने यहाँ पर एक्स वेरिएबल लिया हुआ है, तो बेटर होगा कि हम अल्फा को भी और अदर कॉस अल्फा को भी एक्स के टर्म्स में लिख लें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अगर तुम देखोगे, मैं एक एक डायग्राम जानबूझ के अलग अलग बनाता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए। ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, और यही एंगल ये भी है, और ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस एल है, और ये डिस्टेंस हमारा है एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस अल्फा इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो कॉस अल्फा हमारा हो जाएगा एल डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा कॉस अल्फा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन रिड्यूस टू के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे एक और रूट का टर्म है तो तुमको ये 3/2 बन जाएगा। ऊपर में डी एस का 2 पाई एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। अब समय है के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से हटाने का, तो हटा दो। तो के को हम लोग अगर लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू 2 पाई एक्स डी एक्स। तो 2 पाई से ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, मतलब डी फाई उस एलिमेंटल रिंग से जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट एक्स डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर, सॉरी अंडर रूट ओवर नहीं लिखो, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा पूरा एक्सप्रेशन। लेकिन ये कंप्लीट उस रिंग से है, डिस्क से हुआ नहीं। अभी डिस्क से करने के लिए तो अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे तो इंटीग्रेट करो, कहां से कहां तक, वेरिएबल क्या है एक्स, डी के साथ क्या लगा हुआ एक्स, और यहां पर एक्स को कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए। तो ये जो रिंग हमने लिया है इस रिंग को कहां से कहां तक वेरी करना चाहिए, रेडियस। तो ये एक ओनियन सैलड की तरह देखोगे तो जो सबसे छोटा रिंग होगा उसका रेडियस हो जाएगा एक्स, जो सबसे बड़ा, सॉरी जीरो, और जो सबसे बड़ा रिंग बनेगा उसका रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर। मतलब यू कैन इजिली इंटीग्रेट दिस फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स है वो हो जाएगा। अब बस राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करना है। Q/2 एप्सिलॉन नॉट को ये हमने पहले ही बाहर निकाल दिया, ये सब कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ही रखो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब तुम चाहते तो इसको अंदर रखते फिर बाहर निकालते तो क्या फर्क पड़ता है। अब हमारे पास एक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सिंपल तो नहीं बोलेंगे, मैथ वाले बच्चों के लिए सिंपल होता है, और है एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। देखो इस इंटीग्रेशन को मैं अलग से कर दे रहा हूं, यहाँ पर अलग से इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। बहुत बार बच्चे इंटीग्रेशन की फॉर्मूला याद कर लेंगे, हमने इसका फॉर्मूला भी शायद रटवाया था, आई डोंट नो, लेकिन एग्जैक्टली फॉर्मूला अभी यूज करने में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी इसको कर देता हूँ, और मैक्सिमम चीजें आप याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो हमारा इंटीग्रेशन है एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिमिट भी रहने दो, लिमिट भी नहीं चाहिए, सिर्फ इंटीग्रेशन करना अपने को। तो लेट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया टी, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने सिखाया था। 2x dx इज इक्वल टू डी टी, और x dx इज इक्वल टू डी टी बाई 2। हमने एक नए वेरिएबल में इस पूरे एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया, x dx को बदले लिख देंगे डी टी बाई 2, और ये नीचे जो एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसके बदले लिखेंगे t, तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2। अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, देखो अब 1/2 को तो बाहर निकाल सकते हैं, और ये इंटीग्रेशन में टी टू पावर -3/2 dt। अब ये इंटीग्रेशन कौन नहीं कर पाएगा बताओ, हाफ टी टू पावर -3/2 +1 डिवाइड बाई
3 माइनस 3/2 प्लस 1 सबसे ऊपर कर लो। ये पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 t टू द पावर माइनस 3/2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई माइनस 3/2 प्लस 1 और प्लस 1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा प्लस सी। तो -1/2 प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा -1/2 और 1/2 ऊपर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो ये सिर्फ t टू द पावर -1/2 विथ माइनस साइन प्लस सी ऐसा है। और अगर और ध्यान से देखो तो t हमारा क्या था, ये एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा -1/√ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इंटीग्रेशन का वैल्यू है। लिमिट अभी पुट नहीं किया गया, लिमिट हम यहाँ पर आके पुट कर देंगे। हमने इंटीग्रेशन जानबूझ के अलग किया ताकि उसको तुम क्वेश्चन का पार्ट मत समझो। अगर हमको फॉर्मूला याद रहता तो हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते। -1/√ओवर एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू आर। तो डालिए 0 टू आर। अब माइनस साइन है तो माइनस बाहर निकाल दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि वैसे जब माइनस हो तो लोअर लिमिट को पहले और अपर लिमिट को बाद में ऐसा डाल देना चाहिए। लेकिन अगर मान लो तुमको ये सब कंफ्यूज हो जाओगे तो माइनस को बाहर निकाल दो और जो नॉर्मल तरीका है कि अपर लिमिट को पहले पुट करना है, लोअर लिमिट को बाद में पुट करना है, तो वैसे ही करना है। तो 1/√ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/, एक बार 0 तो √ओवर एल स्क्वायर और माइनस को अंदर ले लो। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा q/2 एप्सिलॉन नॉट 1/l माइनस 1/√ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। दिस इज द एक्चुअल फ्लक्स थ्रू द डिस्क। मैं फिर से इसको समराइज करता हूँ क्योंकि डेरिवेशन अलग होता है, समराइजेशन अलग होता है। रुक जाइए थोड़ा सा, मैंने ये फीचर इतना बेकार है ना। जस्ट अ मिनट बच्चे, तुरंत स्क्रॉल हो जाता है पीछे। हाँ, एक मिनट बच्चे, एक मिनट में आता हूँ। ज्यादा छोटा करने पर बहुत छोटा हो जाएगा। जस्ट गिव मी मोमेंट। हाँ बोलिए पार्थ, क्या डाउट है? माइक अनम्यूट हो रहा है क्या? अगर क्वेश्चन है तो चैट में लिखना पड़ेगा या माइक अनम्यूट हो जाए तो ठीक है। अलाउ माइक का तो ऑप्शन आ रहा है। हाँ पार्थ बोलो कुछ। हाँ, सर उसमें कॉस अल्फा की वैल्यू जब डाली तब उसमें एल की वैल्यू नहीं, कॉस अल्फा की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करी तब एल बाय रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होना चाहिए ना, तो वहाँ एल तो डाला ही नहीं इक्वेशन में एक मिनट। इंटीग्रेशन कर। क्या बोल रहे हैं? कॉस अल्फा एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, एक एल का टर्म छूट गया है ना। हाँ सही बोल रहे हैं बच्चे, एक एल का टर्म छूटा हुआ है। ऊपर में एक एल का टर्म आएगा। वेट,
सब लोग देख रहे थे, बढ़िया किया तुमने बता दिया। एक एल का टर्म छूटा हुआ है बच्चे, हर जगह एक एल का टर्म छूटा। मैं रेड पेन से वो एल का टर्म डाल रहा हूँ, वैसे उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अपने जो भी हमने काम किया है वो टर्म गलती से छूटा हुआ है। देखो वही कह रहे थे कुछ एक्सप्रेशन में गड़बड़ आ रहा है। ये मैं एल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, एल यहां से आएगा और ये एल हर जगह रहेगा। मैं इस एल को भी बाहर निकाल देता हूँ, दैट एल इज गोइंग टू बी ए कांस्टेंट। वो एल हमारा छूट गया था, ये एल यहाँ भी रहेगा, ये एल यहाँ भी रहेगा, ये एल यहाँ भी रहेगा और ये एल यहाँ भी रहेगा। अब इस एल से अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ा रहा था। थैंक यू। क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इस एल को अगर अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया। अब एक्चुअली जब रियलाइज करते हैं ना इसको, तो मेरे को वो चीज़ दिख जाती है। अभी इसके बाद इसको रियलाइज करने वाले थे तो ये चीज़ दिखती, लेकिन अच्छा किया तूने बता दिया, वेरी गुड। तो ये एक टर्म था, देखो कॉस अल्फा में एक एल का टर्म, ये जो एल था ये हमने छोड़ दिया था, ये एल चाहिए। अब योर डाउट है? हाँ बोलिए, माइक अनम्यूट हो रहा है, तुम बोलिए। मैं पहले इसको रियलाइज कर लेता हूँ, उसके बाद और डाउट लूंगा। तो देखो, वेट अ मिनट, अब क्या हुआ चैट में? सर अगर उस पॉइंट से डिस्क तक एक कोण बना जाए और उसका एंगल लिया जाए और उसका 360 से डिवाइड किया जाए तो यस, ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये एक बच्चा जो बोल रहा है, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा, ठीक है ना। पहले ये रियलाइजेशन सुनो। सारे बच्चे सब कुछ ले नहीं पाते और एक एक प्रॉपर तरीका है उसको करने का, इसलिए पहले जो बता रहे हैं वो समझ लो, इसके बाद और भी इसके तरीके हैं और उस तरीके से भी चीजों को समझा जाएगा। सो द फाइनल रियलाइजेशन इज, द फाइनल रियलाइजेशन इज कि ये एक पॉइंट चार्ज है और यहां पर एक डिस्क है और ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड, और ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस आर है। तो जो एक्सप्रेशन आ रहा है, या तो तुम एल और आर के टर्म्स में याद रख सकते हो जो दिख रहा है अपने को, या फिर अगर तुम देखोगे कि इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दिया जाए, ये ऐसे, इसको अगर ऐसे ज्वाइन कर दो, इसको अगर ज्वाइन कर दो, तो ये जो एंगल है, अगर मैं इस एंगल को कुछ देर के लिए थीटा बोलूं, तो ये जो टर्म है ना, ये कॉस थीटा है, दिस इज कॉस थीटा। चेक कर लो, ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये फाई फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। इसको याद करना थोड़ा सिंपल है, इसको याद करना थोड़ा सिंपल है। जब भी कभी डिस्क आएगा तो लेंथ लेंथ तो उसका डिस्टेंस तो दिया ही रहेगा और रेडियस भी दिया ही रहेगा। तो रादर देन कि हम उतना एल डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट ओवर इतना सब कुछ याद रखें, हम सीधे याद रखें कि 1 माइनस कॉस थीटा का टर्म होता है, और कॉस थीटा तुमको कभी भी दिया जाए तो निकाला जा सकता है। 2 लाइन में ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आए, द पॉइंट इज, जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसका फॉर्मूला अपने को यही याद रखना है, यही याद रखना है। अपने को पूरा डेरिवेशन आने चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये तरीका कि एक ही फॉर्मूले से हमने डायरेक्टली इसको रिलेट किया, और वो भी कॉस थीटा से, एल आर भी नहीं यूज किया। एल आर से हम कॉस थीटा निकाल लेंगे ज्वाइन करके और डायरेक्टली पुट करेंगे, तो बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, एक लाइन में बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। जैसे अभी हृदय जिसके बारे में बात कर रहा था,
जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। ये बहुत जगह फिजिक्स में काम आता है, लेकिन इंजीनियरिंग में काम आता है सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे वैसे क्वेश्चन बहुत कम होंगे जहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है। सॉलिड एंगल क्या होता है ये बताने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ने पढ़ा है क्लास 11th की बिगिनिंग में। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। और कोई भी सॉलिड एंगल जो होता है वो एक एरिया पर बनता है बेसिकली। अगर मैं बताऊं, जैसे ये एक एरिया है और ये जिस स्फीयर का पार्ट होगा, जिस स्फीयर का पार्ट होगा उस स्फीयर के सेंटर से अगर इसके सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, आई डोंट नो 11th में कितने बच्चे इस बात को समझ पाते हैं, लेकिन इसके सारे पॉइंट को जो ज्वाइन किया जाए तब भी ये जो गोलाई बनती है कोन जैसा, जैसे हम लोग कोन खाते हैं आइसक्रीम, वो जो गोलाई है वो गोलाई 3 डायमेंशन में, उसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। और उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर ये एरिया है डेल्टा एस और ये अगर रेडियस है आर, तो डेल्टा एस बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू सॉलिड एंगल। जैसे प्लेन एंगल लेंथ बाई रेडियस होता है, वैसे सॉलिड एंगल एरिया बाई आर स्क्वायर होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अगर मैं डिस्क को, ये जो डिस्क सिमेट्रिकली प्लेस्ड था, ध्यान से सुनो, ये जो डिस्क सिमेट्रिकली प्लेस्ड था, अगर मैं इसके सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो तुम देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, ये कोन ही बन रहा है। सारे पॉइंट को अगर ज्वाइन कर दोगे ना तो ये कोन बनेगा, ये कोन बनेगा। और यहां पर जो एंगल बनेगा ये हो जाएगा सॉलिड एंगल। तो इस सॉलिड एंगल में और कौन सा एंगल बता रहे हैं, ये जो कॉस अल्फा कॉस थीटा जो हमने बनाया इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो डिस्क है और ये जो लाइन है और ये जो एंगल है जिसको हमने कॉस थीटा निकालने बोला था, ये एंगल इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। प्लेन एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। और ये हमारा, ये जो रेड हमने ड्रॉ किया ये हमारा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, इसमें एक रिलेशन होता है। अगर सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है तो हमारा टोटल सॉलिड एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर इसको रोटेट कर दिए तो ये कितना होगा। और ये रिलेशन बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, दैट इज सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम परमानेंट याद रख सकते हैं। अब कहोगे सर इस रिजल्ट से मेरा फ्लक्स कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से निकलेगा, बहुत आसानी से। देखो, एक पॉइंट चार्ज से टोटल जो फ्लक्स बनता है वो बनता है, टोटल फ्लक्स में यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा, टोटल फ्लक्स थ्रू 1 पॉइंट चार्ज। फ्लक्स मतलब लाइंस, तो ये बनेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये पूरे 360 डिग्री एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो फ्लक्स है ये हर दिशा में जाता है इक्वली सिमेट्रिकली। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना जाएगा अगर हम इसे पूछें, तो टोटल सॉलिड एंगल होता है 4 पाई। कंप्लीट सॉलिड एंगल, ये सब क्लास 11th में थोड़ा थोड़ा याद होगा अगर बताए होंगे हमने। कंप्लीट सॉलिड एंगल जो होता है एक स्फीयर का और एक सॉलिड का, वो होता है 4 पाई। जैसे 2 पाई होता है एक सर्कल का, वैसे ही कम सॉलिड एंगल ये होता है 4 पाई। तो ये जो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है ये पूरे 4 पाई सॉलिड एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में कितना हो जाएगा? तो पर यूनिट सॉलिड एंगल में फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल
तो ये हो जाएगा 1/4 पाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमारा सॉलिड एंगल कितना है, तो ये है। तो फ्लक्स विल बी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये 2 पाई से ये 2 पाई, ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा और फाइनली हमारा वही एक्सप्रेशन आया जो हमने जनरल तरीके से निकाला था। तो तुम देखो इस क्वेश्चन को कितने तरीके से हमने किया, अलग अलग तरीके, अलग अलग थिंकिंग, लेकिन रिजल्ट सेम है और ये हमको याद रखना है। अब मान लो तुमको इतने सारे तरीके बताए गए, तुमको सब कुछ समझ में आया, वाह मजा आ गया सर, लेकिन तुमको रिजल्ट याद नहीं हुआ, क्या फायदा इस पूरे डिस्कशन का, कोई मतलब नहीं है। और एक दूसरा बच्चे का सिनेरियो बताते हैं, उसने कुछ नहीं समझा और उसने सिर्फ ये फॉर्मूला रट्टा मारा है कि ये डिस्क के कारण पॉइंट चार्ज का ये फ्लक्स होता है, और एग्जाम में आएगा तो वो लिख देगा, तुम नहीं लिख पाओगे। तो ये सारा डिस्कशन समझना बहुत ही अच्छी बात है, ये एक एक बात को समझ गए पूरा। लेकिन अगर नहीं समझ में आया और हमने इसका एक फाइनल कंक्लूजन भी याद रखा, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन मेडिकल में मैं बार बार कहता हूँ होता नहीं है। तो मेरा ये क्वेश्चन कभी छूट ही नहीं सकता और ये गारंटी है कि हर बार ये क्वेश्चन आएगा। तो इस तरीके से अपने को फिक्स करना है। आई होप कि ये बात सबको समझ में आ गई होगा। इसके पैरेलली एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको देता हूँ, वो भी ट्राई कर ही लो, अगर हो जाए तो क्या बुरा है। देखिए, एक हमारा सिलेंडर है, क्लोज्ड सिलेंडर है, क्लोज्ड। और उसका जो लेंथ है ये है 4r। हमने जानबूझ के r के टर्म्स में ले लिया, और ये हमारा रेडियस है r, एंड दिस इज क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड। अगर हम इसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रख दें, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सेंटर पर क्यू चार्ज रख दिया, तो आपसे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एंड्स हैं इनसे कितना फ्लक्स पास करे ये नहीं चाहिए अपने को सिर्फ गोल वाला जो सरफेस है, कर्व सरफेस, उससे फ्लक्स निकालना है। ट्राई कीजिए। जिनका हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे।
हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, एक बच्चे ने कर दिखाया, क्या बात है। व्रज, वेरी वेरी गुड। देख रहे थे कब से तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है यार। और किसने किया? पार्थ, गुड गुड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक नया क्वेश्चन नहीं है, ये एक एक्सटेंशन है जो हमने अभी सीखा है उसी का। और अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं तो आई गेस क्लास में बैठा हुआ सारा बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। कैसे? देखो, एक चार्ज से टोटल फ्लक्स जो निकलता है वो होता है क्यू बाई एप्सिलॉन। इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत बार इस बात को मैंने रिपीट कर दिया। और ये जो लाइंस निकलेंगी, ये लाइंस कॉर्डो सरफेस से भी पास करेंगी और डिस्क से भी पास करेंगी, सब जगह से पास करेंगी। लेकिन हमारे पास डिस्क से कितनी लाइंस पास करेंगी इसका फॉर्मूला है। हमने अभी यही तो सॉल्व किया है, यही तो सॉल्व किया। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि एक डिस्क, एक चार्ज है, और टोटल डिस्टेंस हमने 4r दिया था, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगा 2r, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r, और ये डिस्टेंस है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो अपन इजिली कॉस थीटा निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा रूट अंडर 2r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, तो ये जगह √5r। मतलब अगर कॉस थीटा को अगर मैं देखूं तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? सॉरी, r अंदर नहीं आएगा, r बाहर आएगा। ये थोड़ा सा ठीक कर लो, √5r। तो कॉस थीटा अगर देखोगे तो 2r/2/√5 हो गई कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर एक डिस्क नहीं है, दो डिस्क है, तो क्या करेंगे? तो नेट फ्लक्स में डायरेक्ट अब आंसर लिख रहा हूं, अब तुम लोग को चीजें समझ आ गई है लगता है। नेट फ्लक्स जो हमको चाहिए वो क्या होगा? टोटल फ्लक्स में से एक डिस्क का फ्लक्स और इसका डबल। डबल क्यों? लेफ्ट वाले से भी राइट वाले से भी, बस माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट होते दिख रहे हैं। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/√5 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जहां पर ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तरीके से घुसेगा। मान लो हमारा ये सिलेंडर ना हुआ, और क्या हो सकता है? देखो, मैं जस्ट तुमको पॉसिबिलिटी बताता हूं। एक कोन दे दिया गया, कोन दे दिया गया, और कोन के बेस से किसी हाइट पर एक चार्ज दे दिया गया, और पूछा गया कि कर्व सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा। अगेन, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया। फिर से वही कहानी। अब हमको पता है कि ये बेस से कितना पास करेगा, टोटल फ्लक्स तो पता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और जितना भी बेस से पास करेगा उसका एक्सप्रेशन है हमारे पास, बस उसको माइनस करने से जितना बचा हुआ फ्लक्स है उसको कर्व सरफेस से ही पास करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये सब क्वेश्चन देखने में बहुत डिफिकल्ट दिखते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट तुमने अच्छे से बनाया है अपना, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। अब हर हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, फॉर्मूला एक ही है अपना, लेकिन वो कितने क्वेश्चन में इंप्लीमेंट हो रहा है और कैसे कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है, बस इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। मैं फ्लक्स रिलेटेड कुछ डीपीपीज आज डाल दूंगा, और अगेन गॉसेस लॉ डिस्कस नहीं हो पाया। अपन देखते हैं, अगर आज रात को एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाए तो मैं तुम लोग को मैसेज कर दूंगा इवनिंग तक कि रात को क्लास है या नहीं। अगर किसी का कुछ इंगेजमेंट है तो पहले बता देना, अदरवाइज मे बी वी कैन हैव अ क्लास टुडे, रेगुलर क्लास फ्रॉम 9 to 10:30।
टाइमिंग बस लिख दे रहे हैं हम, क्योंकि अगर होगा टाइम क्लास होगा तो यही टाइम पर होगा, इसके अलावा कोई और टाइम पर नहीं होगा। बाकी अगर किसी का इंगेजमेंट है तो मेरे को मैसेज कर देगा, तो मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा। और अभी भी मैं श्योर नहीं कर रहा, मैं अभी जाके ऑफिस का शेड्यूल देखता हूँ क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें रेगुलर क्लास, दिस इज रेगुलर क्लास, मिस करोगे तो छूटेगा, और हम गॉसेस लॉ पढ़ाएंगे इसमें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।